वहाँ के जो आप मूवीज़ को देखें तो ऐसा ही लगेगा कि इंडिया तो यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि जो हम लोग हर वक्त फियर करते थे एक लिहाज से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर में 250 मिलियन लोगों को गुर्बत की यानी पोवर्टी की लाइन से बाहर निकाला गया है। आज बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर दिस इज अ बिग मनी फॉर द अमेरिकन्स। सो और भारत का उभरती हुई इकॉनमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। सो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो। जय हिंद दोस्तों भारत अपनी रक्षा के क्षेत्र में पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पैसा निवेश करके नई एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है और ये चीज चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन, उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसमें यही कहना चाहूँगा, मैं देखेंगे अब अगर अवाम अपना सही हक राय जो अपना इस्तेमाल करेगी और सही मैंने पे एनालाइज करके अपना वोट अपना कास्ट करेगी, देखेगी कि हमारे हक में कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सी अपना लीडर बेहतर है। तो अगर वो एनालाइज किया जाए तो वो मेरा ख्याल में देखा जाए तो अगर जो मैच्योर में आ जाता है, मैच्योर उसमें ये नवाज शरीफ साहब जो पार्टी अभी आ रही है, ठीक है, अभी देखें अगर उसको सेलेक्ट किया जाता है, इसके जो 3 साल पहले पुराने भी देख लें तो उसमें कोई बेटर थे। अभी अगर हम ये देखते हैं कि इमरान खान के दौर जो था अनमैच्योर आदमी था, हाँ। जो भी मामले थे उनकी टीम के या पॉलिटिकल इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जो बंदे उन्होंने यूज किए वो भी अपना नॉन एक्सपीरियंस थे, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ठीक हो गया। अब देखें पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। इंडिया ने अपने IT डिपार्टमेंट में किस लेवल पे तरक्की की है, हमारा IT लेवल बिल्कुल ही अपना उस लिहाज से बिल्कुल देखने के माइनस पे जाता है। ठीक है सर, आपने IT की बात की, मैं कहता हूँ आपका जो फील्ड है मेडिसिन की, अगर बात कर ले वो मेडिसिन में कहाँ पे और हम मेडिसिन की फील्ड में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं सर। देखो मैन्युफैक्चर लेवल पे हमसे बहुत आगे हैं। दरअसल हाल ही में साल 2024 का बजट सबके सामने प्रस्तुत किया गया और इस बजट में हमें साल 2023 के बजट के मुकाबले कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। खासकर अगर हम यहाँ पर बात करें रक्षा के क्षेत्र की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रक्षा बजट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। यहाँ पर अगर हम पिछले साल बस 2023-24 के रक्षा बजट की बात करें तो वो 6.2 लाख करोड़ था, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के रक्षा बजट से तकरीबन 13% ज्यादा था। और अब अगर हम इस साल के रक्षा बजट की बात करें तो ये 6.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6.20 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि पिछले रक्षा बजट के मुकाबले तकरीबन 3.4% ज्यादा है। रक्षा बजट की घोषणा करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बार डीप टेक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया। और डीप टेक टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आप बिल्कुल सरल शब्दों में मतलब समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके कारनामे देखने पर हमें बिल्कुल यही लगे कि ये टेक्नोलॉजी आजकल की नहीं बल्कि ये सदियों साल आगे की है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जैसे रोबोटिक सैनिक या फिर रोबोटिक हथियार, AI से चलने वाले एडवांस ड्रोन या फिर आर्टिलरी गन और बिना किसी मानव की सहायता के अटैक करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर जरूरी ये चीज नहीं है कि हर चीज रोबोटिक होगी या फिर हर चीज ऐसी होगी कि बिना किसी इंसान की मदद के वो कुछ भी कर पाएगी, लेकिन जरूरी बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी। तो कुल मिलाकर भारत सरकार इस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में डीप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि भारत सरकार का यहाँ पर कहना है कि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी भारतीय प्राइवेट डिफेंस कंपनियों के पास उपलब्ध है, तो हमें इस प्रकार की प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस के क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ावा देना होगा, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे और भारत के ही विकास में लगे। इतना ही नहीं, इस सब की वजह से भारत के जो इम्पोर्ट हैं वो भी कम होंगे और हथियारों के क्षेत्र में भारत की जो रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भरता है वो भी कम होगी और साथ ही साथ भारत की डॉलर पर भी निर्भरता कम होगी। भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शंस हैं और ये बजट आया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, जिसने मुझे क्लिक किया है, एंड इफ़ दीज फिगर्स आर ट्रू, तो वो ये है कि इंडियन अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पावर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना। हालांकि इस सब को लेकर आप यहाँ पर क्या कहेंगे, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।